डियर स्टूडेंट, आज हम हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे चैप्टर 7th में। जो 9th क्लास का चैप्टर 7 था उसमें ये हुक्स लॉ 7 के मुताबिक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ों का सहारा लेना होगा, जिसमें एक स्ट्रेस है और एक स्ट्रेन है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा कि स्ट्रेस के मुतल्लिक़ हमने ये डिस्कस किया है कि जो स्ट्रेस है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, और जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में स्ट्रेन पैदा होता है। तो जो स्ट्रेन है वो कई किस्म का है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन है, बट इन केस ऑफ लेंथ जो हमारे पास स्ट्रेन आता है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है, इसको फार्मूला जो है वो डेल्टा एल ओवर एल है, कि जो चेंज आती है किसी चीज़ की लेंथ में, उसको अगर ओरिजिनल लेंथ से या उसकी असल लेंथ से डिवाइड कर दें तो ये टेंसाइल स्ट्रेन है। तो इसका मतलब है ये जो दो बेसिक टर्म्स हैं, पहले इनको हमें समझना होगा हुक्स के लॉ को समझने से पहले। एक स्ट्रेस, दूसरी स्ट्रेन। अब इन दोनों के पहले यूनिट समझ लें जो पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं। देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो एरिया का यूनिट है वो है मीटर का स्क्वायर, एसआई यूनिट के मुताबिक। अब टेंसाइल स्ट्रेन या किसी भी किस्म की स्ट्रेन का यूनिट कोई नहीं होता, नन। वजह कि देखिए, ऊपर भी अगर लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, अगर मीटर है तो डिवाइडेड बाय मीटर है, तो देन इट विल गेट कैंसल्ड। तो इसका मतलब है टेंसाइल स्ट्रेन या किसी भी किस्म की स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। अब हमें दो टर्म्स की पहले समझ लग गई है कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। अब इन्हीं चीज़ों से हम जो लॉ बिल्डअप करेंगे उसे हम हुक्स लॉ कहेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल है, जो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेट। जब स्प्रिंग पर फोर्स वेट से लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेस लगा रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर। अब स्प्रिंग की शेप जो है वो चेंज हो रही है। जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एलोंगेट हो गया है, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई है। तो इसका मतलब है हमने फोर्स लगाई और स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। तो जो फोर्स है वो क्या है यहाँ? स्ट्रेस, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया पर लग रही है। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेन क्या है कि कितनी चेंज आई है, हाउ मच चेंज हैज़ अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए स्ट्रेन। उस चेंज को कैसे निकालते हैं हमने जितनी चेंज आई है उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं या टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, बिकॉज इट इज अकरिंग इन लेंथ। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज ए टेंसाइल स्ट्रेन। ये लेंथ में हो रही है, इस वजह से इसे टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। अब दो टर्म्स की जब इसी चीज़ को जो मैंने इसको एलोंगेट किया है, ये दोनों फॉर्म है। जो चेंज इन लेंथ है वो या लेंथ बढ़ेगी या लेंथ कम होगी, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। अब यहाँ लेंथ बढ़ रही थी तो मैं लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता था, फोर्स लगाकर स्प्रिंग को ऊपर को ले जाते तो स्प्रिंग की लेंथ जो है वो कम हो जाती। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेन है वो एक्चुअली क्या है? स्ट्रेन इज एक्चुअली डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन इज ए डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए फोर्स। स्ट्रेन जो होती है वो किसी मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन पैदा होती है उसको बोलते हैं। अब डिफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? उसकी लेंथ बढ़ सकती है, उसकी लेंथ कम हो सकती है, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है फोर्स लगे तो। जो फोर्स के इफेक्ट हैं वही इफेक्ट मतलब है स्ट्रेन के हैं, सॉरी स्ट्रेस के हैं। तो इसका मतलब है शेप चेंज हो सकती है, लेंथ बढ़ सकती है, लेंथ कम हो सकती है, यही इफेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने के बाद जो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारा बायो में काम किया हुआ है, फिज़िक्स में भी इसका नाम है, तो इसने जो लॉ डिस्कवर किया था वो ये था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बड़ी सादा सी बात है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होगी। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास स्प्रिंग था, मैंने स्प्रिंग को जब ज़्यादा फोर्स लगाई या स्प्रिंग ज़्यादा एलोंगेट हो गया।
जब कम फोर्स लगा रहा था तो स्प्रिंग में कम लेंथ में इजाफा हो रहा था। बाई सिमिलर वे अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था तो अगर कम फोर्स लगा रहा था तो ये कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ज़्यादा फोर्स लगा रहा था तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारी जो स्ट्रेस है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस है उतनी ज़्यादा स्ट्रेन है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ हमारे पास एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स एक्सटेंशन या स्ट्रेन सादा लफ्ज़ों में। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म मैं बनाऊंगा, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, यहाँ के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो फिक्स है हर स्प्रिंग का, स्टिफनेस है स्प्रिंग के अंदर जो हर स्प्रिंग की अपनी है। तो अभी ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसे हुक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। इसमें के किसकी इक्वल आया, के इज़ इक्वल टू एफ ओवर एक्स, एफ डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका मतलब है अगर मैंने इसके यूनिट बनाने हूँ के तो यूनिट क्या बनेंगे, न्यूटन ओवर मीटर। इसको डिफाइन कैसे करूँगा कि दिस इज़ ए स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग and it is a actually ratio of the force applied to the extension or contraction produced in a spring। contraction भी हो सकती है, extension भी हो सकती है। तो it means change in length, force applied divided by change in length is what, this is a spring constant और इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन ओवर मीटर, ये चीज़ होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि जब फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में स्ट्रेन पैदा हो रही है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज़ को मैं ग्राफिकली अगर शो करना चाहूँ तो आई विल शो इट एज, ये मेरे पास एक्सेस जो है ये फोर्स का है या स्ट्रेस का है जो फिक्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या है, एक्सटेंशन। तो हमने ये चीज़ समझी हुई है, जब पढ़ी है हमने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, कि ऐसी दो क्वांटिटी जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। आप इसे प्रैक्टिकली बनाकर भी देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है, वेरीफाई हुक्स लॉ। तो देखें इसको ऐसे आना चाहिए, जब हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली इट विल बिकम ए, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स, एटलीस्ट 5 पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वी विल गेट स्ट्रेट लाइन। तो इट मीन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विच इज एक्चुअली एक्सटेंशन हेयर। तो इसका मतलब है कि ग्राफ की शेप क्या बनी, ये स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन से ग्राफ डिविएट कब करेगा, जिस वक्त एक शर्त है, यहाँ कंडीशन है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए इसके साथ ही, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोवाइडेड या विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं स्प्रिंग को ज़्यादा खींचता स्प्रिंग ब्रेक कर जाता। तो इसका मतलब है मैंने इसकी इलास्टिसिटी की लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी है। तो अगर इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस हो जाए तो इसका मतलब है देन हुक्स लॉ विल नॉट वैलिड, वो स्ट्रेट लाइन फिर नहीं रहेगी। तो ये कंडीशन है हुक्स लॉ की। अंडर व्हाट कंडीशन हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, कि व्हेन एक्चुअली इलास्टिक लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड। तो हम ये इलास्टिक लिमिट है अभी तक, अब इसको क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब है वी विल एक्चुअली एंटर इन प्लास्टिक लिमिट, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, तो देन हुक्स लॉ विल नॉट वैलिड। तो फिर हुक्स लॉ की शेप बदल जाएगी, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा बल्कि ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये कहाँ तक है, इलास्टिक लिमिट ये हो गई, इलास्टिक लिमिट इज अप टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ and where the deviation is occurring, then that is known as a plastic limit, which will you study in second year class, plastic limit, plasticity, elasticity. Here only concept of elastic limit is given. तो इसका मतलब ये हुआ कि हुक्स लॉ जो है ये हमें ये बताता है कि जो स्ट्रेस है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उसके रिज़ल्ट में उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होगा।
प्रोवाइडेड इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट क्रॉस्ड, इलास्टिक लिमिट को हम क्रॉस ना करें। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, बल्कि वो प्लास्टिसिटी में एंट्री हो जाएगी उसकी। तो देन हुक्स लॉ इज़ एक्चुअली ग्राफ ऑफ हुक्स लॉ इज़ स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन फिर ग्राफ नहीं होता जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वहाँ हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। हुक्स लॉ इज़ अप्लाइड ओनली अप टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी डिस्कशन है जो हमने हुक्स लॉ के मतलब करनी थी। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन किस तरह से है। एग्जांपल हमने कोर्ट की बड़ी प्यारी स्प्रिंग की, और उससे पहले हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन किया बिकॉज दीज टू टर्म्स वर रिलेटिंग टू ईच अदर। अगर इन दोनों टर्म्स की समझ ना हो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारी दोनों टर्म जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो तब हमने जाकर हुक्स लॉ को एक्सप्लेन किया। दिस वाज ऑल अबाउट हुक्स लॉ।